कुछ महीनों बाद शारदा का विवाह राजू नाम के एक धनवान युवक से हो जाता है। शारदा अब अपनी ससुराल चली जाती है। राखी के सामने जब शारदा की शादी पहले हो जाती है तो राखी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने माता पिता से कहती है, यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया माँ और पिताजी। मैं शारदा से हर चीज में बेहतर हूँ, सुंदर भी हूँ, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ और मुझे तो सब कुछ दिखता भी है। मैं अंधी भी नहीं हूँ। फिर भी आपने मुझसे पहले उस शारदा की शादी कर दी। बेटी, ऐसी बात नहीं है। राजू शारदा की सच्चाई, ईमानदारी और उसके उदार दिल से बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने शारदा को चुना। यह सुनकर राखी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उधर भोली कहती है, इस राखी का भी किसी धनवान लड़के से जल्दी विवाह हो जाए, फिर इसके पति को भी राजू की तरह मारकर सारा धन हमारा होगा। दूसरी ओर शारदा अपनी ससुराल में अपने कमरे में होती है। तभी उसका पति राजू वहां आता है और कहता है, शारदा, हमारे घर में देवी माँ की एक मूर्ति है। हमारे पास जो भी सुख समृद्धि है वो देवी माँ की कृपा से है। अब तुम्हें भी देवी माँ की अच्छी तरह सेवा और देखभाल करनी होगी। इतना कहकर राजू अपने काम पर चला जाता है। राजू के जाते ही उसकी सासू माँ कमरे में आती है और तीखे स्वर में कहती है, ये तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ घर का सारा काम करना होगा और मेरी सेवा भी करनी होगी। आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, लेकिन कल से तुम्हें जल्दी उठना होगा। पता नहीं कहाँ से मेरा बेटा एक अंधी लड़की को उठा लाया, जिसे खुद कुछ नहीं दिखता। वो क्या घर का काम करेगी और क्या मेरी सेवा। इतना कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। अब शारदा घर के कामों में लग जाती है। ये घर उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए उसे शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम होती है। शारदा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसका पति राजू अपने काम से वापस लौटता है। पति के पैरों की आहट सुनकर शारदा तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, आ गए आप? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया? आपके पैरों की आहट से। वाह, इतनी जल्दी तुमने मेरे पैरों की आहट को भी पहचान लिया। इतने में पीछे से राजू की माँ आती है। देखो राजू, इसने घर का काम ठीक से नहीं किया और ना ही मेरी ठीक से सेवा। आज दिन में जब मैंने इससे एक गिलास पानी मांगा तो इसने मेरी बात सुनी ही नहीं और वहाँ से चली। अरे माँ, शारदा अभी यहाँ नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पता नहीं किसने कहा था अंधी लड़की से शादी करने को। इतना कहकर राजू की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद राजू मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। माँ थोड़ी कठोर हैं, पर दिल की अच्छी है। अब कुछ खाने को मिलेगा? बहुत तेज भूख लगी है। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। तो जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात होती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राजू खुशी खुशी शारदा के पास आता है और कहता है, शारदा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा वैद्य। मैंने उससे तुम्हारी आंखों के बारे में बात की है। उसने कहा है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। उसने हमें कल आने को कहा है। यह सुनकर शारदा के मन में हल्की सी उम्मीद जागती है। थोड़ी देर बाद राजू अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद राजू की माँ कमरे में आती है और सख्त स्वर में कहती है, शारदा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ध्यान रहे, मेरी पीठ पीछे तुम कहीं बाहर मत निकलना। राजू की माँ घर से निकल जाती है। शारदा अपने घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई घर में मौजूद है, कोई उस पर नजर रख रहा है। उधर जब राजू की माँ गांव के रास्ते से लौट रही थी, उसने देखा कि एक महिला के पास शारदा खड़ी हुई है। उसे देखकर वह गुस्से में बोल उठती है, मैंने इसे मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन ये लड़की मेरी बात सुनती ही कहाँ है। आज आने दो इसे घर पर।
वह गुस्से से घर की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है, सामने से शारदा आती है और विनम्रता से कहती है, माँ जी, आप आ गई बाहर से? राजू की माँ भड़क उठती है। अरे वाह, इतनी जल्दी घर भी आ गई। मैंने मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना, फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या तू अपने माता पिता की भी नहीं सुनती थी? शारदा घबराकर जवाब देती है। पर माँ जी, मैं तो बाहर गई ही नहीं थी, और मैं तो अंधी हूँ, बाहर कैसे जा सकती हूँ? लेकिन राजू की माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। उसी समय घर में राजू का दोस्त सत्तू आ जाता है और कहता है, अरे माँ जी, क्यों इस अंधी बेचारी पर गुस्सा कर रही हैं? बेचारी? अरे ये बेचारी नहीं है, पता नहीं कहां से मेरा बेटा इस अंधी को उठा लाया। ना काम करती है, ना मेरी बात मानती है। इस घर में आकर तो जैसे बोझ बन गई है। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, अंदर जा। शारदा बहुत निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर मांझी सत्तू से पूछती है, सत्तू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा देवी माँ की मूर्ति के दर्शन कर लूं। सत्तू देवी माँ की मूर्ति के दर्शन करता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। राजू अपने काम से घर लौटता है। शारदा दिन की सारी बातें राजू को बता देती है। राजू पहले से ही कुछ गुस्से में होता है और जब शारदा अपना दुख बताती है तो वह तुनक कर कहता है, अरे माँ ही तो है, अगर थोड़ा बहुत तुम पर गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया? शारदा चुप हो जाती है। अगली सुबह राजू फिर उसके पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, शारदा, मैं कल तुम पर थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, मुझे माफ कर देना। अरे, आपका हक बनता है मुझ पर गुस्सा करने का। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अपने वैद्य दोस्त के पास जाना है। मेरे पिताजी ने भी कई वैद्यों को दिखाया था, पर आज तक कोई मेरी आंखें ठीक नहीं कर पाया। मेरा दोस्त सबसे अलग वैद्य है, देखना वह जरूर तुम्हारी आंखें ठीक कर देगा। इतने में पीछे से राजू की माँ आती है और ताना मारते हुए कहती है, अरे इसका इलाज करना बेकार है, इसकी आंखें अब कभी ठीक नहीं हो सकती। एक बार प्रयास तो जरूर करना चाहिए माँ जी, क्या पता देवी माँ की कृपा से चमत्कार हो जाए। अब शारदा और राजू वैद्य मित्र के घर जाने के लिए निकलते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों राजू के दोस्त कुमार के घर पहुंचते हैं। कुमार शारदा को इलाज के लिए अंदर एक कमरे में ले जाता है। कई घंटों बाद वह शारदा के साथ बाहर आता है और निराश होकर कहता है, राजू, मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं शारदा की आंखें ठीक नहीं कर पाया। यह सुनकर राजू और शारदा दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। शाम तक वे घर वापस लौट आते हैं। जब राजू की माँ को यह खबर मिलती है तो वह व्यंग्य भरे स्वर में कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, इसकी आंखें अब कभी ठीक नहीं हो सकती। अब इसका इलाज करना तो बस समय की बर्बादी है। रात होती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को शारदा अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है और उन्हें नींद से उठाती है। राजू की माँ आधी नींद में आंखें खोलती हैं और शारदा को अपने कमरे में देखकर चौंक कर कहती है, इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही है शारदा तू? शारदा गुस्से में बोलती है, मेरी नींद खराब करके खुद यहाँ आराम से सो रही है बुढ़िया। जब से मैं इस घर में आई हूँ तूने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पहले दिन से ही तूने मुझे परेशान किया है। कभी बोलती है ये कर, कभी वो कर। तू तो सास के नाम पर कलंक है। तुझे क्या पता एक अंधी लड़की को कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह राजू उठता है। वह देवी माँ की मूर्ति की ओर देखता है, लेकिन मूर्ति वहाँ नहीं होती। वह घबराकर अपनी माँ के कमरे में दौड़ता है और देखता है कि माँ जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। राजू तुरंत उन्हें उठाकर होश में लाता है।
फिर राजू घबराकर पूछता है, माँ, देवी माँ की मूर्ति कहाँ है और आप यहाँ बेहोश क्यों पड़ी थीं? क्या देवी माँ की मूर्ति चोरी हो गई है? ये सब शारदा का ही किया हुआ है। राजू हैरान होकर बोलता है, माँ, आप क्या कह रही हैं? शारदा तो अपने कमरे में सो रही है, वो भला चोरी कैसे कर सकती है? माँ जी रात का सारा किस्सा बताती हैं। राजू चिंतित स्वर में कहता है, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि शारदा ऐसा कुछ कर सकती है। तभी शारदा कमरे में आती है और पूछती है, ये सुबह सुबह कैसी आवाजें आ रही हैं जी? आ गई महारानी। देवी माँ की मूर्ति चुराने के बाद अब मासूम बन रही है। शारदा घबरा जाती है। आप क्या कह रही हैं माँ जी? देखो तो, अभी तो आप कह रही है और रात को मुझे बुढ़िया बोल रही थी। शारदा, माँ जो कह रही हैं, क्या वो सच है? क्या तुमने ये सब किया है? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मूर्ति कहाँ है। आप तो जानते हैं मैं अंधी हूँ, फिर मैं मूर्ति कैसे चुरा सकती हूँ? पर राजू की माँ शारदा की एक भी बात नहीं मानती और कहती है, जब तक ये इस घर में रहेगी मैं यहाँ नहीं रह सकती। बेहतर यही होगा कि इसे अपने मायके छोड़ाओ। राजू अपनी माँ की बात मानकर शारदा को उसके मायके छोड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे पता था इसके साथ एक दिन ऐसा जरूर होगा। अगले दिन राखी के माता पिता उससे कहते हैं, बेटी, तूने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? तूने उसका संसार क्यों उजाड़ा? ये क्या कह रही हैं माँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हमें सब पता चल गया है। तू अपनी अंधी बहन को बहुत समय से परेशान